Hello everyone, welcome to my channel Pathophysiology Made Easy by Rohit Kumar Trivedi. Subscribe my YouTube channel for more pharmacy and medicine educational videos. Today we will discuss pathophysiology of cancer. Basically we will covering general introduction, etiology, sign and symptoms, pathophysiology process, diagnosis, management and treatment of cancer. Okay, we all know about the cancer and these days is a very सीरियस मैटर ऑफ कंसर्न दुनिया में वर्ल्ड में ऑलमोस्ट काफ़ी सारे लोग कैंसर से ग्रसित हैं और उनकी जानें भी जा रही हैं। ठीक है, मूविंग टू अवर टॉपिक जनरल इंट्रोडक्शन। बेसिकली जो ये कैंसर है, कैंसर होने का जो रीज़न है वो है हमारे जो नॉर्मल सेल्स हैं उसमें किसी भी तरीके का म्यूटेशन हो जाना, ठीक है, जेनेटिक चेंजेस आना, और जो उसका जो सेल डिवीजन होता है वो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है। हियर इन दिस फिगर यू कैन ऑब्जर्व दिस इज अवर नॉर्मल सेल। ठीक है, हियर दिस इज अ नॉर्मल सेल दैट कैन डिवाइड इजिली। ठीक है, और ये नॉर्मल ये प्रोसेस चलती रहेगी जो नॉर्मल सेल्स में है। ठीक है, और अल्टीमेटली एक डेफिनेट पॉइंट पे आकर के ये रुक जाएगा। ठीक है, जहाँ पे इसको रुकना होगा, जहाँ पे हमारे ऑर्गन्स की ग्रोथ हो जाएगी। ठीक है, पर एक जो हमारी डैमेज्ड सेल है या जो म्यूटेटेड सेल है, ठीक है, तो उसमें भी सेल डिवीजन होगा। ठीक है, जब भी सेल डिवीजन होगा, पर ये जो सेल डिवीजन है ये लगातार बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अभी लगातार बढ़ता चला जाएगा, इस पे कोई कंट्रोल नहीं है। हमारा जो बॉडी का जो सप्रेसिव जो जीन्स है बेसिकली जो इस सेलुलर डिवीजन को रोकते हैं, उनका किसी भी तरीके से सप्रेशन हो गया है, वो काम नहीं कर पा रहे हैं। म्यूटेशन की वजह से उसमें कोई चेंजेस आ गए। ठीक है, तो ये सेल्स लगातार डिवाइड करती रहेंगी और अल्टीमेटली जो सेल का मास बढ़ेगा वो एक कैंसरस मास एक डेवलप होगा। ठीक है, कैंसर इज नथिंग बट द अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ आवर सेल्स। ठीक है, अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन इन सेल्स लीड्स टू कैंसर। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं कि मोस्ट कॉमन साइट्स हमारी बॉडी में कौन कौन से ऑर्गन्स या टिश्यूज है जहाँ पे हम लोग ज़्यादा कैंसर को ऑब्जर्व करते हैं। तो उसमें मेल्स में प्रोस्टेट हो गया, फीमेल्स में ब्रेस्ट हो गया, ठीक है, लंग्स हो गए और इवन कोलोन। तो ये बहुत ही कॉमन सी साइट है जिनमें ज़्यादातर ऑब्जर्व करा गया है कि कैंसर ऑब्जर्व। ठीक है, और जो कैंसर है, तो कैंसर जनरली किसी भी एज में हो सकता है, पर अगर हम लोग स्टडीज की बात करें तो कैंसर एज के साथ साथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो जो लोग ज़्यादा एज के हैं तो ऑब्वियसली उनमें कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, पर ये किसी भी एज में हो सकता है। नेक्स्ट, when you talk about the types of the cancer, so basically the cancer generally is classified into 5 different categories. These categories are carcinoma, leukemia, lymphoma, sarcoma and myeloma. ठीक है, कार्सिनोमा, ल्यूकोमा, लिम्फोमा, सार्कोमा एंड माइलोमा। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द कार्सिनोमा, तो बेसिकली जो हमारे स्किन हो गया या इवन हमारा कोई ऑर्गन है, उस ऑर्गन की जो भी कवरिंग है, ठीक है, कवरिंग मेम्ब्रेन है, जो इनर मेम्ब्रेन है, जो एंडोथेलियल सेल्स है, उसमें अगर कैंसर डेवलप होता है या स्किन में डेवलप होता है तो उसको हम लोग कार्सिनोमा बोलते हैं। ठीक है, उसको हम लोग कार्सिनोमा बोलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं ल्यूकेमिया की। तो जो हमारा जो ब्लड कैंसर है, ठीक है, जो हमारा ब्लड जो सिस्टम है, इवन जो हमारी बोन मैरोज हैं, अगर इनमें कैंसर होता है तो उसको हम लोग ल्यूकेमिया बोलते हैं। नेक्स्ट इज लिम्फोमा, जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है। ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो हमारे इम्यून सिस्टम के साथ में जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो उसमें अगर कैंसर प्रोड्यूस हो जाए उन सेल्स में, सिस्टम्स में, तो उसको हम लोग लिम्फोमा बोलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट इज फोर्थ वन इज सार्कोमा। तो बेसिकली जो कनेक्टिव टिश्यूज और जो सपोर्टिंग जो टिश्यूज हैं, ठीक है, जैसे हम लोग मसल्स की बात करें, बोन्स की बात करें या कार्टिलेज की बात करें, इवन फैट की हम लोग बात करें, अगर इनमें कैंसर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो उसको हम लोग सार्कोमा कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। एंड द लास्ट वन इज माइलोमा। तो बेसिकली जो माइलोमा है वो हमारी प्लाज्मा सेल्स का कैंसर है। ठीक है, द कैंसर ऑफ प्लाज्मा सेल्स। तो बेसिकली जो प्लाज्मा सेल्स है वो हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसके साथ में जुड़ा हुआ है और ये इन्फेक्शंस के अगेंस्ट में फाइट करता है हमारी बॉडी में एंटी बॉडीज प्रोड्यूस करके जब कोई भी फॉरेन इन्वेडर हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो दीज आर द 5 कैटेगरीज। वेरी फर्स्ट इज कार्सिनोमा, सेकंड वन इज ल्यूकेमिया, थर्ड वन इज लिम्फोमा, फिफ्थ वन इज सार्कोमा, सॉरी फोर्थ वन इज सार्कोमा एंड फिफ्थ वन इज माइलोमा। ठीक है, moving further, next when we talk about the sign and symptoms of cancer, the lumps are observed in the body. Basically lumps may be non cancerous also। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि अगर बॉडी में आप लम्प्स
को ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक गांठ जिसको बेसिकली हम लोग हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। अगर ऐसा कोई मास आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, सेल्यूलर मास, तो कोई जरूरी नहीं है कि वो कैंसर ही हो, नॉन कैंसरस भी हो सकता है, ठीक है। पर अगर लम्स आर बीइंग ऑब्जर्व तो मे बी देयर इज चांसेस कि वो लम्प क्या है, कैंसर की वजह से हो, ठीक है। इसके अलावा कफिंग या ब्रीथलेसनेस इसमें ऑब्जर्व करी जाती है कैंसर में, ठीक है। जो पेशेंट की जो बाउल हैबिट्स हैं, ठीक है, वो बाउल हैबिट्स चेंज हो जाती हैं। इसके अलावा ब्लीडिंग, अगर इंटरनल ऑर्गन्स में हमारे कैंसर हो गया है, वो डैमेज हो रहा है, तो वहाँ पे इंटरनली ब्लीडिंग भी हो सकती है। इसके अलावा वेट लॉस हो गया एंड इवन फैटिग भी ऑब्जर्व करते हैं हम लोग कैंसर के पेशेंट्स में, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि कैंसर हम लोग आइडेंटिफाई ना कर पाए अर्ली स्टेज में, ठीक है। कैंसर को अगर अर्ली स्टेज में हम लोग आइडेंटिफाई कर लें तो ये बहुत आसान हो जाता है कि इसको ट्रीट किया जा सके। अगर वो बहुत ही लेटर स्टेज में हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे तो पेशेंट के बचने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एटियोलॉजी की, या कौन से बेसिकली जो कॉजेज हैं जिनकी वजह से कैंसर प्रोड्यूस हो सकता है हमारी बॉडी में। मैंने कोशिश करी है कि ऑल द पॉसिबल causative agent of cancer, ठीक है। तो क्रोनिक इन्फ्लामेशन, ओबेसिटी, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, इवन आवर मेडिसिन, सर्टेन मेडिसिन अगर हम फार्मास्यूटिकल ड्रग्स कंज्यूम कर रहे हैं तो उस भी कैंसर होने के चांसेस कई मेडिसिन में होते हैं। कुछ कार्सिनोजेनिक हमारे केमिकल्स होते हैं या हमारी ड्रग्स भी होती है, ठीक है। तो जब ये ऑब्जर्व होता है कि दिस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इज कार्सिनोजेनिक, तो फिर उसको बैन कर दिया जाता है, ठीक है। टॉक्सिटी या एसिडिटी की वजह से कैंसर हो सकता है, एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स की वजह से पेशेंट्स में कैंसर हो सकता है, अल्कोहल एंड स्मोकिंग तो आप जानते ही हैं। इसके अलावा मेंटल स्ट्रेस, जेनेटिक फैक्टर एक बहुत बड़ा फैक्टर है कैंसर होने का, ठीक है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, ठीक है, इवन पोर डाइट्स अगर आप लोग कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे हमारे वाइटामिन या जितने भी मिनरल्स की हमारी बॉडी में ज़रूरत है, अगर वो कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं, माल न्यूट्रिशन की वजह से भी कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाए, इम्यूनिटी वीक हो जाए, तो भी कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा सेडेंट्री लाइफस्टाइल अगर हम लोग फॉलो कर रहे हैं तो भी कैंसर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इवन टाइप 2 जो डायबिटीज़ से जो भी पेशेंट हैं उनमें भी कैंसर होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एटियोलॉजिकल एजेंट्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कैंसर को डेवलप होने में। अब हम लोग बात करते हैं कैंसर की पैथोफिजियोलॉजी की। तो बेसिकली पैथोफिजियोलॉजी इज नथिंग बट जो हमारी सेल्स का जो सेलुलर डिवीजन है, ठीक है, जो हमारे सोमेटिक सेल्स है, बेसिकली जो बॉडी बिल्डिंग का काम करती हैं, ठीक है, जो हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर को तैयार करती हैं, ठीक है। दीज सेल्स आर कॉल्ड सोमेटिक सेल्स। अब जो भी हमारे फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं कैंसर प्रोड्यूस करने के लिए, जो हम लोगों ने पीछे भी डिस्कस कर लिए, जेनेटिक फैक्टर्स वुड बी देयर, और कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर, केमिकल, रेडिएशन, वायरसेस, ड्रग्स, मेडिसिन, several factors are there that may contribute in developing cancer, ठीक है। तो जो हमारे सोमेटिक सेल्स हैं, तो ये सोमेटिक सेल्स में किसी भी तरीके का म्यूटेशन आ जाए इन एटियोलॉजिक एजेंट की वजह से, ठीक है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक म्यूटेशन हुआ तो कैंसर डेवलप हो जाए, बेसिकली म्यूटेशंस की एक सीरीज होती है, ठीक है। तो 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 2 से लेकर के 7 तक हम लोग बोलते हैं कि अगर म्यूटेशंस हो रहे हैं सेल में तो दैट मे बी कन्वर्टेड इनटू कैंसर, ठीक है। और कुछ जरूरी नहीं है कि म्यूटेशन हो तो कैंसर ही होगा, पर म्यूटेशन की वजह से ही जनरली कैंसर होता है, ठीक है। क्योंकि जो सेल्स का जो सप्रेसिव जो जीन होता है, अभी हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो किसी तरीके से हमारी सोमेटिक सेल्स में क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया। अब ये म्यूटेशन एक म्यूटेशन या दो म्यूटेशन से काम नहीं चलेगा, ये म्यूटेशन को मतलब 2 से लेकर के 7 म्यूटेशन अगर होंगे तो तब जा करके हम लोग ये बोल सकते हैं कि कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो अगर म्यूटेशन होगा तो जीनोमिक जो स्ट्रक्चर है हमारे डीएनए का, जो हमारी सेल्स का जो जीनोम है, उसमें चेंजेस आने लगेंगे। अब उस जीनोम में चेंजेस आने की वजह से जो हमारा ग्रोथ प्रमोटिंग जीन है, मतलब जो कि सेल डिवीजन को प्रवोक करेगा, जो सेल डिवीजन को करता है, बेसिकली जो जीन, मे भी हो सकता है कि वो जीन हमारा हाइपर एक्टिवेट हो जाए, ठीक है। हाइपर एक्टिवेशन होगा उस जीन का तो वो क्या करेगा, जरूरत से ज्यादा सेल्स प्रोड्यूस करेगा, एक तो ये फैक्टर हो सकता है। दूसरा, एक जो हमारा सप्रेसर जीन होगा, सप्रेसर मतलब जो एक्टिविटी है, जो सेल प्रोडक्शन होना है, वो सेल प्रोडक्शन को वो सप्रेस करने का काम करेगा, जिसकी वजह से कंट्रोल डेवलपमेंट होगा। पर अगर जो सप्रेसिव जीन्स हैं वो इनएक्टिव हो जाएं, ठीक है, मतलब सप्रेसिव जीन अगर काम ना कर पाए म्यूटेशन की वजह से, तो वो जो सेल डिवीजन को रोकने का काम है, सप्रेस करने का काम है, वो नहीं कर पाएंगे। और जब ये काम नहीं होगा तो अल्टीमेटली क्या है, वो लगातार सेल्स डिवाइड होती रहेंगी, ठीक है। अब जो सीन जीन्स सप्रेस नहीं होंगे
ठीक है, या हाइपर एक्टिवेट हो जाएगा सप्रेसर जीन, या वो इन सॉरी इनएक्टिवेट हो जाए हमारा सप्रेसर जीन। तो क्या है, अब उसका जब एक्सप्रेशन होगा तो हमारा जो सेल का जो डिवीजन है वो डिवीजन क्या है, बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, और इवन इसमें जो फर्दर जो म्यूटेशन है वो फर्दर म्यूटेशन और ज्यादा कंट्रीब्यूट कर देती है किसके, कैंसर के डेवलपमेंट में। ठीक है, तो आपको इसमें क्या याद रखना है, कॉजेटिव एजेंट्स, ठीक है, दैट कुड बी जेनेटिक एजेंट्स और कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स, केमिकल, बहुत सारी चीजें हैं इसमें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो सोमेटिक सेल्स जो हमारी बॉडी बिल्डिंग का काम करती हैं, जो बॉडी को डेवलप जो स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करती हैं सेल डिवीजन के बाद, उनमें किसी भी तरीके का म्यूटेशन हो जाए, इस म्यूटेशन की वजह से जो जीन्स हैं सेल डिवीजन के वो एक्टिव हाइपर एक्टिवेट हो जाए, और दूसरा जो कंट्रोल करते हैं सेल डिवीजन को उनका इनएक्टिवेशन हो जाए, तो उसकी वजह से क्या है, कैंसर प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस चार्ट आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, इसको समझना है। हम लोग आगे चलते हैं इसका डायग्नोसिस की। तो डायग्नोसिस में जनरली हम लोग स्कैनिंग, जो बॉडी की स्कैनिंग है उसमें ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो इसमें सीटी स्कैन हो गया, कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी स्कैन हो गया, एमआरआई हो गया। ठीक है, इसके अलावा एक्सरेज वगैरह हो गया, या उस पर्टिकुलर ऑर्गन या टिश्यू के पोर्शन की हम लोग बायोप्सी भी कर सकते हैं। ठीक है, उस टिश्यू से कुछ सेल का हम लोग सैंपल लेते हैं और उसको लैब्स में भेज देते हैं आइडेंटिफिकेशन और इवेलुएशन एनालिसिस के लिए। ठीक है, तो इससे भी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा फिजिकल एग्जामिनेशन से भी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं सेल्स, ऑर्गन, टिश्यूज, स्किन्स में कैंसर को। इसके अलावा यूरिन टेस्ट, ठीक है, ब्लड टेस्ट भी कर सकते हैं। और इसके अलावा पीईटी, ठीक है, पोजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी, ठीक है, ये भी एक तरीके की स्कैनिंग प्रोसेस ही है। ठीक है, तो ये कुछ मेथड्स हैं डायग्नोसिस की, कैंसर को हम लोग कैसे डायग्नोस कर सकते हैं। इसके अलावा जब हम लोग इसके मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहला तो इस पर सर्जरी है। ठीक है, तो जो भी मास इकट्ठा हुआ होगा कैंसर का, जो भी सेल डिवीजन हुआ होगा, जो भी मास डेवलप हुआ होगा, उसको ही हम लोग सर्जरी के थ्रू रिमूव कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा कीमोथेरेपी का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, कीमोथेरेपी क्या करते हैं, डायरेक्टली उन कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। पर ये क्या है, ये अर्ली स्टेज में हम लोग को करना होता है। शुरुआती दौर में अगर हमको पता चल जाए तो कीमोथेरेपी से ही हम लोग कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा रेडिएशन थेरेपी हो गया। ठीक है, इसमें हाई जो इंटेंसिटी की हाई पावर की बीम्स हैं, ठीक है, रेडिएशन है, वो उन सेल्स में रेडिएशन कराया जाता है जिसकी वजह से वो उनकी डेथ होने लगती है। ठीक है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन हो गया, जो बोन मैरो का जो पार्ट है उसको भी ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है इस ट्रीटमेंट में। इसके अलावा इम्यूनोथेरेपी भी हमारे पास है, क्योंकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो भी एबल होता है, ठीक है, सेल्स को किल करने में, बट क्योंकि वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता कि ये सेल कैंसरस सेल है या नॉर्मल सेल है। ठीक है, तो इसीलिए वो सेल्स को डिस्ट्रॉय नहीं करता। तो हम लोग अपने इम्यून सिस्टम का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, बायोलॉजिकल थेरेपी के अंदर, कि वो इम्यून थेरेपी या इम्यून सिस्टम में क्या करे, उन कैंसर सेल्स को ऑब्जर्व करे और उनको किलिंग का या उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करे। ठीक है, हार्मोन थेरेपी का भी हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं। कुछ सर्टेन हार्मोन्स हैं जिसकी वजह से क्या है, कैंसर हो जाता है। तो ऐसे हार्मोन्स का हम लोग अपनी बॉडी में काउंट या जो अमाउंट है उसको किसी थेरेपी से यूज करके उसके प्रोडक्शन को हम लोग कम कर देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हार्मोन का इफेक्ट नहीं आ पाता है बॉडी में, और कैंसर हो रहा होगा वो ठीक होने लगता है। ठीक है, और सेल्स की जो ग्रोथ है वो कम होने लगती है। ठीक है, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी या ड्रग थेरेपी भी इसमें हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो टारगेटेड जो ड्रग थेरेपी है वो मेडिसिन वगैरह का या ड्रग्स का हम लोग यूज करते हैं जो डायरेक्टली उस एबनॉर्मल जो क्लस्टर जो सेल का प्रोड्यूस हुआ है उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। ठीक है, ओके, दिस वाज ऑल अबाउट कैंसर पैथोफिजियोलॉजी and ultimately this is Rohit Mathur, Pharmacy, Shivani College Pharmacy, Dehradun. You can follow me on YouTube, Facebook and WhatsApp as well. Don't forget to subscribe my YouTube